नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। और हमने औपनिवेशिक शेयर किया था लास्ट टाइम, है ना। उससे आगे अब आज हमें करना है मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वे जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दूसरा, सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। तीसरा है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बीएचयू के उद्घाटन समारोह में हुई। बिल्कुल सही, तीनों बिल्कुल सही हैं। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेती हूँ। चलिए, अच्छा मैं एक बात बोलूँगी, गांधी जी को अगर आपको जानना है ना तो माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। ज़रूर जानिए गांधी जी को। बिना किसी को जाने हुए न तो उनकी आलोचना करनी चाहिए और ना ही उनकी बढ़ाई करनी चाहिए। आलोचना करो लेकिन जानो पहले उनको। पहले जानोगे तभी तो आलोचना करोगे ना। जो लोग बिना जाने किसी की आलोचना करते हैं ना, वो मूर्ख होते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेती हूँ। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका आ गए तथा लगभग 2 दशकों वहाँ रहने के बाद 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और इनका पहला प्रयोग कहाँ हुआ था सत्याग्रह का? दक्षिण अफ्रीका में ही किया था इन्होंने। और लौटने के बाद उन्होंने अपनी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बीएचयू के उद्घाटन समारोह में हुई थी। ये नहीं पता होता है आमतौर पर कि उन्होंने पहली कहाँ की थी, तो बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इन तीनों का संबंध किस बताना है आपको, विचार करना है इनके इनके बारे में। ये तीनों नेता बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से उभरे थे। बिल्कुल सही है। ये तीनों बाल, लाल, पाल इनके रूप में जाने जाते थे। इनको कौन नहीं जानता, लाल बाल पाल को। बिल्कुल सही है। ये तीनों उदारवादियों के समर्थक थे। ये गलत है, उदारवादी नहीं थे ये गर्मपंथी नेता थे। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 1 और 2। 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन ने कई प्रमुख नेताओं को जन्म दिया था, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे, बंगाल के विपिन चंद्र पाल थे और पंजाब के लाला लाजपत राय थे। अच्छा, ये तीनों अलग अलग जगह से थे। ठीक है, याद रखना कि ऐसा ना हो कि एक ही जगह से आपको लगे लाल बाल पाल हैं तो एक ही जगह से नहीं, अलग अलग से थे। तीनों ही लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। इन तीनों नेताओं का यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र को दर्शाता है, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। समझे, यही मैं आपको बताने वाली थी। चलिए इसमें आ गया एक्सप्लेनेशन में। तीसरा देखो क्या है कि ये किससे थे? उग्रवादी विचारधारा से। उग्रवादी से अच्छा ये होगा ना, गर्मपंथी विचारधारा, ना कि उदारवादी। नेक्स्ट है, गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें ना आपको बताना है कि कौन पहले हुआ, है ना, कौन बाद में हुआ, उसके बाद आपको सीक्वेंस लगाना है। तो सबसे पहले आपको पता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अच्छा, चंपारण, मैं वैसे बिहार से तो नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना है बिहार चंपारण के बारे में, चंपारण मीट के बारे में मैंने बहुत सुना है। चंपारण की और भी कुछ फेमस चीज़ें होंगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1917 में ये आ जाएगा। फिर क्या हुआ था? अहमदाबाद। फिर हो जाएगा अहमदाबाद 1918 के फरवरी में हुआ था ये। और खेड़ा मार्च 1918 में। और रॉलेट एक्ट तो सबको पता है 1919 में। ये रहा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है। याद रखना, बहुत बार क्या करते हैं ना बच्चे, नहीं पढ़ते हैं। ये ज़रूर पढ़ना है नहीं। पहला है चंपारण सत्याग्रह, ये बोल रहा है लगान माफ़ी। ऑब्वियसली ये गलत है, सबको पता है चंपारण। आप सब बिहार के ही होंगे, अधिकतर लोग बिहार के ही देख रहे होंगे, तो सबको ही पता होगा चंपारण सत्याग्रह क्या था। बताने की ज़रूरत नहीं होगी, वैसे सर ने भी पढ़ा रखा है इसके बारे में। अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये श्रम विवाद, बिल्कुल सही है ये वाला। खेड़ा सत्याग्रह, काश्तकारी की सुरक्षा, ये गलत है। ठीक है, तो इसका इसमें नहीं बल्कि गलत ही बताना था, तो इसका आंसर आ जाएगा पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में आपको बताना है। पहला है, यह सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुति के आधार पर लाया गया। दूसरा है, इसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा एकत्रित हुई थी। तो ये दोनों कथन सही है। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में लाया गया था और इसके फिर विरोध में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग तो सबको ही पता होगा, हत्याकांड जलियांवाला। तो ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि वैसे 1919 में अमृतसर में क्या हुआ था, ये तो सबको ही पता होगा। बहुत ही शर्मनाक घटना हुई थी अंग्रेज़ों के द्वारा।
इसमें 400 से, ये ऑफिशियल है 400 से अधिक लोग मारे गए, अनऑफिशियल तो पता ही नहीं है किसी को कितने लोग मारे गए, सच बात तो यही है। और जनरल डायर जिनकी वजह से ये सब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में आपको बताना है, पहला, इसके अंतर्गत सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों का परित्याग करने को कहा गया, बिल्कुल सही। दूसरा, गांधी जी ने कहा कि भारत इस आंदोलन से 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त कर लेगा, ये भी बिल्कुल सही है। इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, ये गलत है। मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत नहीं की, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा केवल 1 और 2, क्योंकि इसमें सही बताना है। अब इसका पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। रॉलेट एक्ट की सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इसके अंतर्गत सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंध, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, न्यायालय जाना, कर अदा करना, इनका परित्याग करने को कहा गया। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त कर लेगा। अच्छा, अगर आप शौकीन होंगे कुछ वो मतलब देखने के थोड़ा मतलब, तो ये ना, अगर आपको ये देखना है ना असहयोग आंदोलन, तो एक मालगुडी डेज़ अगर आपने देखा होगा बचपन में ना, तो वो ज़रूर देखना। नारायण उसमें एक बच्चा था, तो जब असहयोग आंदोलन दिखा रखा है उसमें कि एक मतलब एक इंडियन फैमिली कैसे उस टाइम पे, एक छोटी सी फैमिली, उसमें कैसे रिएक्ट कर रहे थे उस टाइम पे बच्चे ना, मतलब एक उसमें है मालगुडी डेज में, ज़रूर देखना आप वो सीरियल, तो आपको पता चलेगा उस टाइम की भावनाएं। या असहयोग आंदोलन हम तो पढ़ते हैं सिर्फ ना इतिहास में, पर जिन्होंने उनको जिया होगा उनकी भावनाएं क्या रही होगी असहयोग आंदोलन के प्रति ना। तो वही है, गांधी जी ने इसमें कहा था कि 1 वर्ष के भीतर ही हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे। सोचिए उनका कितना विश्वास था। तीसरा है कि अपने संघर्ष को और अधिक विस्तार देते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ भी हाथ मिला लिया। खिलाफत आंदोलन पता ही है सबको कि खलीफा को मानते थे अपना, जो मुस्लिम तो वो अपना खलीफा को मानते थे अपना नेता। और यहाँ पे तुर्की का जो शासक था कमाल अतातुर्क, इसको समाप्त किए गए, मतलब इसका समाप्त किया गया था। सर्व इस्लामवाद के प्रति खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहे थे ये, मतलब जो खिलाफत आंदोलन को, खलीफा को समाप्त कर दिया गया था ना, खलीफा पद को, तो इसकी मांग कर रहे थे, पुनर्स्थापना की मांग कर रहे थे, इसलिए खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। और इसने क्या हुआ था ना कि असहयोग आंदोलन और ये दोनों मिल गए थे, गांधी जी ने हाथ मिला लिया था इसके साथ, खिलाफत आंदोलन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं बताना है आपको। तो पहला तो क्या है कि यह मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में किया गया था, बिल्कुल सही। दूसरा है, इस आंदोलन की मांग थी कि पहले कि ऑटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामी स्थानों पर तुर्की सुल्तान या खलीफा का नेतृत्व बना रहे, क्योंकि ये खलीफा का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया था ना, तो वो यही मांग कर रहे थे कि उनका जो पद है वो बना रहे, नेतृत्व बना रहे वहाँ पे। तीसरा है, इस आंदोलन की मांग थी कि जजीरात उल अरबी इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहें, ये भी बिल्कुल सही था। और चौथा है, कांग्रेस ने इस आंदोलन का विरोध किया, नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं था, कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। पढ़ लेते हैं, कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था, बल्कि गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न लोगों द्वारा गांधी जी के विषय में कही गई बातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब किसने गांधी जी के बारे में कहा है, ये सही है या मतलब क्या सुमेलित सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला है, दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, ये किसके द्वारा बोला गया, चंद्रेन देवनेसन। और दूसरा है, असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक परंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था, ये बोला गया है लुई फिशर के द्वारा। तो ये इसमें बोल रहा है दोनों कथन सही हैं। ये कभी कभी आ जाता है कि ये किसने बोला है, जैसे स्टेटमेंट दे देगा और आपको बोला जाएगा कि किसने बोला है, तो ये लुई फिशर ने बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब ये इतिहासकार हैं। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा है, ये आपने देख लिया ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो ये कौन थे, अमेरिकी जीवनी लेखक किसके द्वारा लिखी गई है, लुई फिशर के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी की जो अमेरिकी जीवनी लेखक हैं वो कौन है, लुई फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना उग्रवादी विचारधारा, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। दूसरा, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे। तीसरा, गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, जिससे कि वे भारत और यहाँ के लोगों को जान सके। इसमें आंसर है केवल 2 और 3। पहला क्यों गलत है, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो भी उदारवादी ही थे, ना कि उग्रवादी।
और बाकी दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना और गोपाल के दोनों ही उदारवादी थे, और इसमें दोनों ही जिन्ना भी और गांधी जी भी गांधी जी की तरह ही गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे, और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी। ये याद रखना, पूछ सकता है आपसे कि किसने उनको सलाह दी थी कि 1 वर्ष तक आप यात्रा करो। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं बताना है आपको, ठीक है, सही नहीं। पहला है, फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। असहयोग आंदोलन, तो ये बिल्कुल सही है, चोरी चौरा कांड सबको पता होगा। ये असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन में किसानों और श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया, ये बिल्कुल गलत है, लिया था। इस आंदोलन में किसानों ने भी भाग लिया, श्रमिकों ने भी और कारीगरों ने, सबने भाग लिया। चौथा है, GD बिड़ला ने राष्ट्रीय आंदोलन को खुलखुला समर्थन किया, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूत कताई के कार्य में गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की, बिल्कुल सही। मैं इसीलिए बोलती हूँ पहले आप पढ़िए उनको और जानिए गांधी जी के बारे में। सेकंड है कि जाति से महात्मा गांधी व्यापारी और पेशे से वकील थे, बिल्कुल सही। ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। फरवरी 1924 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। महात्मा गांधी जाति से व्यापारी और पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली तथा हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव के कारण गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत समानुभूति रखते थे। समानुभूति मतलब क्या होता है कि उनके प्रति समान एक मतलब जैसे आप मतलब उसके बारे में सोचना, मतलब उनके बारे में ना एक समानुभूति रखते थे, यानी कि सेम, मतलब अपने अंदर जैसे क्या होता है ना, हम दूसरों के लिए क्या सोचते हैं, जैसा मतलब हम पहले ना एक वो करते हैं कि अगर हम उस सिचुएशन में होंगे तो हम उसमें कैसा अनुभव करेंगे, तो वैसी अनुभूति रखते थे। मतलब पहले वहाँ पे खुद को रखते थे गांधी जी। समानुभूति यही होता है। एथिक्स में अगर आप पढ़ोगे, एथिक्स पढ़ी होगी आपने, समानुभूति, ये बहुत अच्छा वर्ड, बहुत अच्छा एक शब्द है, तथा बदले में वे लोग गांधी जी से समानुभूति रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट। लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में आपको बताना है। पहला है, यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ। दूसरा, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, बिल्कुल गलत, ये तो सबको पता होगा। 1929 में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है कि इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, बिल्कुल सही, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बता ही दिया मैंने आपको कि ये जवाहरलाल नेहरू थे 1929 में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? ये की थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को नमक्कर के विरोध में साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है, कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, गलत, दूसरे में नहीं लिया था कांग्रेस ने। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था, बिल्कुल सही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। मैंने बता ही दिया आपको कि नहीं लिया था उसमें, और यहाँ पे पढ़ लेती हूँ कि ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में जो हुआ था उसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, और तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। प्रथम में नहीं लिया था जो 1930 में हुआ था, और जो दूसरे में किसने लिया था? गांधी जी ने लिया था, जो 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है कि 1935 में आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया था, अतः कथन तीसरा बिल्कुल सही है। और इसमें क्या बोला गया था कि 2 वर्ष बाद सीमित मताधिकार के आधार पर चुनाव में कांग्रेस को इसमें ज़बरदस्त सफलता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सितंबर 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस किस शर्त पर अंग्रेजों को सहायता देने को तैयार थी? भारतीयों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए, युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र किया जाए,
ब्रिटिश सरकार सभी अमान्य करों को समाप्त कर दे। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन। ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा बी कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस अंग्रेजों को इस शर्त पर सहायता देने को तैयार हुई थी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके विरोध में 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। कब दिया गया था? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा? तो इसमें अब सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, बिल्कुल गलत। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए, बिल्कुल गलत। वायसराय सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करे, ये बिल्कुल सही आंसर है। 1942 में आए क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा तथा मेदिनीपुर में प्रति सरकारों की स्थापना हुई। दूसरा है, ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया। और तीसरा है कि कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास कर रहा था जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। इसका आंसर पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। लेबर पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता का विरोध नहीं किया बल्कि वो चाहती थी कि भारत को स्वतंत्रता मिल जाए। लेबर पार्टी ने समर्थन किया है स्वतंत्रता का। पढ़ लेते हैं हम लोग। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और वह सरकार भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी। याद रखना इस चीज़ को। और कैबिनेट मिशन भारत आया था, सबको पता है कब आया था? 1946 में आया था। इसने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों की सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी, लेकिन वार्ता सफल नहीं हुई। लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये किसके निजी पत्रों का संकलन है? तो ये सबको पता होगा वैसे तो। खैर जवाहरलाल नेहरू जेल में थे ना जब इन्होंने अपने पत्र भेजे थे, पत्र वगैरह जो इनके हुए थे, तो निजी पत्र जो थे इनका संकलन को क्या बोला जाता है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जो स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित किए गए। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसने किया था? इसका गठन किया था J.M. सेनगुप्ता ने। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको सुमेलित करना है। ये यहाँ पे घटनाएं दे रखी हैं और यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। सबसे पहले चंपारण देख लेते हैं, जो सबसे इजी होता है। चंपारण तो ये आपके सामने है 1917। बारडोली किसान आंदोलन 1928। कांग्रेस मंत्रिमंडल का अभी मैंने बताया आपको कि कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र का वो 1939 में। और आपको याद होगा जब नोहाखली में हिंसा हुआ था तो वहाँ पे गांधी जी गए थे, है ना, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ख़त्म हो गया है। चलिए ये मतलब आधुनिक भारत का ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो गया है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ठीक है, आप लोग पढ़िए इसको, 2-3 बार देखिए और फिर आपको अपने आप ही याद हो जाएगा MCQ। और जो मैंने बोला है ना वो ज़रूर पढ़िए, हिस्ट्री की किताबें, है ना, जिससे आपको नॉलेज होगा, आपके मेंस का आंसर राइटिंग और ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।